नमस्कार साथियों। मैं हूं मधुसूदन। आप देख रहे हैं भारत जनमत। उत्तर प्रदेश से लेकर जो चुनाव से लेकर हम लोग जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं, तमाम पॉलिटिकल मुद्दे हैं, तमाम जो देश दुनिया जुड़े मुद्दे, उन पर हम चर्चा तो करते रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ हमारी ही बैचमेट आईएमसी के 2018-19 के सम्यक जैन जी हैं, जिन्होंने हाल में ही पूरे देश की या पूरे तरीके से कह सकते हैं कि हर जो एक बच्चे की चाह होती है आईएएस बनना, यूपीएससी परीक्षा में 7वीं रैंक लाई है। और सम्यक से जुड़े उन्होंने कैसे परीक्षा को इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर किया और कैसे उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और उन्होंने कोचिंग किया, किस तरीके से उन्होंने इस पूरी परीक्षा को या इस पूरी सफलता को हासिल किया, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सम्यक, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले तो सम्यक मेरा पहला सवाल यही है कि आप आईएमसी से थे 2018-19 इंग्लिश जर्नलिज्म बैच से, तो सभी छात्रों ने, जैसे हमने या सभी छात्रों ने, सभी बच्चों ने पत्रकारिता कैरियर को चुना। आप जेएनयू चले गए एमए की पढ़ाई करने, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से, फिर आपने यूपीएससी क्लियर किया। तो ये प्लान जर्नलिज्म छोड़कर यूपीएससी की तरफ कैसे आया, दिमाग में कैसे आया? जी, मैं ये कह सकता हूँ या फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा यूपीएससी की तरफ आने में जर्नलिज्म का ही बड़ा हाथ रहा है। अपने जर्नलिज्म के ही दिनों में मैंने जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की, देखा वहां पे जाकर के लोगों की समस्याओं को, उनकी तकलीफों को, सरकारी पॉलिसीज को, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और वहीं से मुझे लगा कि शायद जर्नलिज्म से ज्यादा एक जो डायरेक्ट एजेंसी है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पीपल्स लाइव्स, वो जो है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज वो मुझे प्रदान करती हैं। और इसी वजह से मेरा रुझान जो है वो इस तरफ हुआ। जी जी बिल्कुल। तो सम्यक, सबसे पहले जो एक सभी छात्रों एक तरीके से यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस से जो स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन जी छात्रों के लिए फोकस्ड प्रोग्राम है, ताकि एक सम्यक या जो भी एक सफल आईएएस है या यूपीएससी जो जिसने क्लियर किया है, उसने कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ से कोचिंग की, क्या उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सम्यक, जी सबसे पहला सवाल एक तरीके से ये कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, ये सवाल पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और मैं देख रहा था कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं शायद कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास कीजिएगा, मैं सिर्फ 6 से 7 घंटे दिन का पढ़ता था। लेकिन इसके साथ एक कैवियाट मैं ये लगा दूं, इसके साथ एक शर्त ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था। रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, या फिर 6 से 7 घंटे खाली किताब खोल करके बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। पढ़ रहे हैं का मतलब है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना 100% देते हुए पढ़ाई कर रहे हैं 6 से 7 घंटे। जी जी बिल्कुल। एक लेकिन सवाल हम थोड़ा-सा तैयारी से हटकर पूछे थे या तैयारी से जुड़ा हुआ है जी कि जी यूपीएससी क्रैक करने में, यूपीएससी की तरफ रुझान बढ़ाने में या आईएएस बनने में या एक जो सिविल सर्विस की तरफ अपना एक रुझान उत्पन्न करने में आईएमसी और जेएनयू का कितना बड़ा योगदान रहा आपके जीवन में? जी, वो मैं बता ही रहा हूँ कि कहीं न कहीं आईएमसी के अंदर ही मुझे ये दिमाग में ख़्याल आया या फिर ये विचार आया कि सिविल सर्विसेज किया जा सकता है, इस बारे में सोचा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ मैं बता सकता हूँ कि आईआईएमसी में जो हमने जर्नलिज्म के टाइम पे जो रिपोर्टिंग और एडिटिंग पढ़ी, कि स्टोरी को किस तरीके से लिखना है कि उसको पढ़ने वाले को मजा आए और किस तरीके से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कह देनी है, जो एडिटिंग की जो कला होती है प्रिंट जर्नलिज्म में, ये मुझे आगे चल करके सिविल सर्विसेज की जो मेंस परीक्षा होती है उसके अंदर भी बहुत मदद की अपनी आंसर राइटिंग में। कि क्योंकि उसमें भी वर्ड लिमिट की सीमा होती है, समय की भी सीमा होती है और उस वजह से आप जितना जितना कहना चाहते हैं आप उसको खुलकर नहीं कह सकते। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको शब्दों का बहुत बारीकी से चयन करना पड़ेगा और उस वजह से क्या कहते हैं, जर्नलिज्म की वो स्किल्स काम आई। साथ ही साथ जहाँ तक जेएनयू का सवाल है, मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जेएनयू में मुझे वो कहीं न कहीं माहौल मिला, वो दोस्त मिले, वो गाइडेंस मिली, वो मोटिवेशन, वो डायरेक्शन मिली, जो कि ज़रूरी ज़रूरी होती है यूपीएससी की परीक्षा के लिए। मैंने कभी कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं की एज़ सच। तो जब जब कहीं मैं कहीं अटकता था, जब कहीं कोई डाउट होता था, तो मेरे आस-पास एक ऐसा पूरा जखीरा था दोस्तों का, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस सब की तैयारी कर रहे थे और उनकी मदद, उनकी गाइडेंस से हमेशा मैं ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल पाया हूँ। तो ये योगदान रहा है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का मेरे यूपीएससी में। जी।
जी बिल्कुल, जो आपने एक शायद मैं कहीं आपका इंटरव्यू पढ़ भी रहा था, उसमें ये लिखा था कि आपको यूपीएससी तक पहुंचाने में, यूपीएससी क्लियर करने में आईएमसी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जीएनई का योगदान है। तो जी लेकिन एक सवाल जो आपने अभी बाद में बोला बीच में कि फॉर्मल कोचिंग वगैरह नहीं ली, तो कोचिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कहाँ से कोचिंग ली? क्या क्या आपने क्या किया था? जी जी, देखिए मैं आपके सभी भावी एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को, भावी आईएएस जो इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं ये कह सकता हूँ कि कोचिंग लेना ना ना लेना आपका एक निजी फैसला हो सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो बेहद ज़रूरी रहेगा वो ये होगा कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में मुश्किलात आ रही है तो ज़रूर आप बेशक आप कोचिंग ले सकते हैं। आप लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ये करिए कि आप सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। उसके बाद आप वो सारी किताबें लीजिए जो कि ज़रूरी हैं, और उसके बाद एक बार जब आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाए उन सभी किताबों की, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तभी कोचिंग जॉइन कीजिए। उससे पहले एकदम जिसको कहते हैं कि कोरा कागज़, ब्लैंक स्लेट होकर के कोचिंग में मत जाइए, उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये और उस सब के साथ-साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमेशा-हमेशा रहेगी 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी, जो कि बेहद ज़रूरी है। जी। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा-सा मैं फिर से पूरे दूँगा, पत्रकार हो तो आप भी पत्रकार जी। रह चुके हैं। क्या आपने कहीं जी। कोचिंग की थी? कहीं आपने जी कोचिंग नहीं, की थी या मैं नहीं? बता रहा हूँ कि जो फॉर्मल जिसे कोचिंग कहते हैं क्लासेस, वो मैंने कहीं नहीं की। थोड़ा बहुत अच्छा, यूट्यूब अच्छा, का अच्छा। सहारा रहा, बाकी टेस्ट सीरीज़ अच्छा, वगैरह-वगैरह की थी मैंने कुछ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की, और उन्हीं के भरोसे हो गया। अच्छा, बिल्कुल। और सम्यक जैसे एक सवाल ये भी आता है बच्चों के दिमाग में कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो इसको आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि सिलेबस से लेकर तमाम जो कंटेंट है यूट्यूब, ऑनलाइन, सोशल मीडिया या मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो क्या कंटेंट पढ़ना है, कैसे निर्धारित करना है, ये कैसे आपने चूज़ किया? कैसे तय किया? जी, गाइडेंस कहाँ से इसका मिली? इसका इसका सवाल इसका जवाब आपके सवाल में ही था कि जो सिलेबस है यूपीएससी ने, वो बहुत अच्छी तरीके से वेल अच्छा, डिफाइंड सिलेबस जो है वो यूपीएससी अपनी हर साल नोटिफिकेशन में देता है। आप तैयारी शुरू करने से पहले वो सिलेबस को पढ़िए, बार-बार पढ़िए, वो सिलेबस को रट लीजिए। कुछ भी और रटने से पहले सबसे पहले सिलेबस रटिए। उसके बाद आप पिछले साल के पेपर देखिए, यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, किन किन विषयों से पूछ रहा है और किन विषयों से अभी तक नहीं पूछा है। ये सब आपको दिमाग में रखना होगा। जब ये 2 चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद आप किताब उठाइए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जब आप पढ़ भी रहे हैं किताब से, तब भी साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर अपने साथ रखिए, कि जो एक टॉपिक हो गया उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वो हाथों हाथ देखिए प्रीवियस ईयर के। ये कहीं न कहीं आपको इस तरीके से गाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये एक तरीका हो सकता है। जी। बिल्कुल सम्यक, हम अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आएँगे, लेकिन जैसा मैं जब हमारा और आपका बैच सेम था, ये नहीं कि आप हमारे सीनियर या जूनियर थे। तो हम लोग जानते थे कि थोड़ा-सा आप एक तरीके से आपकी आँखों में समस्या है। ये कब जी। और कैसे घटी? और यूपीएससी के दौरान तैयारी के दौरान क्या ये एक तरीके की बाधा के तौर पर आपने इसको लिया या कैसे इसको आपने हैंडल किया? ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई, कब हुई? जी, मेरे स्कूल खत्म होने के बाद हुई। मैं 18 इयर्स का था, 18 वर्ष का था, और तब ये मुझे डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद ये थोड़ी-सी प्रोग्रेस भी करी है। तो लगभग 20-21 साल तक की उम्र में आते-आते ये अच्छी खासी हो गई थी। और बाधा तो जी देखिए, मैंने कभी इसको माना नहीं। मुझे था कि ये ठीक है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होता है। मेरी लाइफ में ये है, किसी और की लाइफ में कुछ और है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 लाख बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो मेरी बात मानिएगा, 5 के 5 लाखों के 5 लाख बच्चों के ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बाधा तो ज़रूर है। लेकिन अगर आप उसको बाधा ना मानेंगे, बस उसको एक चैलेंज समझेंगे और उसके ऊपर पार पा जाएँगे, तो ज़रूर आपका भी हो जाएगा। मैंने कभी उसको आड़े नहीं आने दिया, अ, अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। जी। जी, बिल्कुल। जैसा हमने तमाम इंटरव्यूज़ और जाना-सुना कि जो हुँ, प्रीलिम्स की कॉपी थी, वो शायद आपकी माताजी माँ ने लिखा और जो मेंस की कॉपी है, वो दोस्त ने लिखी। तो इसको जी। ये कैसे किया, इसको थोड़ा बताइए? जी, मैं प्रैक्टिस अपनी मतलब मम्मी के साथ ही किया करता था कि आंसर राइटिंग वगैरह की, क्योंकि बाकी तो सब कंप्यूटर से हो जाता था। एक बार एक घर में जो है एग्ज़ामिनेशन वाला माहौल बना करके 1-2 पेपर सॉल्व करना, वो एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार, वो मम्मी के साथ किया करता था। इस वजह से प्रीलिम्स की परीक्षा तो मम्मी ने लिख दी थी। लेकिन मेंस में ये दिक्कत आ रही थी कि उसमें लिखना बहुत होता था, और मम्मी की और ऐज वगैरह के साथ उतनी जल्दी उतना सब कुछ वो नहीं लिख पा रही थी। साथ ही साथ 9 पेपर लिखने हैं, कोई 1 आध पेपर भी नहीं है। रोज़ाना के 2 पेपर हैं। तो मुश्किल हो रहा था। तो फिर एंड में ये मेरी एक फ्रेंड है, वो ही सामने आई कि ठीक है,
ऐसी बात है तो उनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी और स्पीड भी अच्छी थी राइटिंग की, ऐसी बात है तो मैं लिख दूंगी तुम्हारा पेपर। और मुझे स्टार्टिंग में श्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उनके साथ 1 महीना तक प्रैक्टिस की तैयारी की कि मैं उनको बता रहा हूँ और वो मेरी बात को समझ के लिख पा रही हैं, उसी वही चीज लिख पा रही हैं जो मैं उनको बता रहा हूँ, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा जा रहा कुछ। बीच में आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन में कभी कभी गैप आ जाता है, तो मैं कुछ और जी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल कुछ और बिल्कुल समझ बिल्कुल। रही है। और वो उस चीज को मिनिमाइज करने की, उस चीज को खत्म करने की जो प्रैक्टिस है, वो हमने 1 महीने तक की और उसके बाद शुक्र है कि हो गया। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने मेंस की कॉपी जब लिख रहे होंगे, एग्जाम हॉल मिला होगा आपको एक तरीके से, तो जी उस दौरान कहीं न कहीं आपको ये लगता होगा जो मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो हम सोच रहे हैं वही हम लिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जी 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 कम्युनिकेशन जी। गैप हो जाता है। तो उस चीज़ ये को उस ये आपके दोस्त ने या कैसे मेंटेन किया? कैसे चीज़ें आपने वो ये हैंडल किया? ये सबसे बड़ी समस्या है सर, आप बहुत सही पकड़े हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि कभी-कभी मैं जो सोच पा रहा हूँ, जो मैं कह पा रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन गैप के थ्रू वहाँ तक उतनी उतनी बेहतर तरीके से पहुँच नहीं पा रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और मुझे दिक्कत आ जाती है बीच-बीच में। लेकिन वही उसी चीज़ के लिए वो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, उसी चीज़ के लिए वो दोनों लोगों के बीच में आपस में समन्वय बिठाना ज़रूरी होता है कि हम एक-दूसरे को समझें। वो मेरी और मेरी मम्मी के बीच में तो बहुत ही अच्छी थी कि मेरे कुछ ना ना कहे बगैर भी इशारा कर देने भर से वो समझ जाती थी कि मेरा आंसर क्या है। लेकिन उनके साथ थोड़ी-सी दिक्कत हुई, बट हमने 1 महीना दिया इस चीज़ को और भगवान का आशीर्वाद था कि हो गया। अच्छा बिल्कुल। तो थोड़ा-सा एक और सवाल इससे जुड़ा पूछ लेता हूँ। क्या वो जी, जो जी। आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, वो भी हुँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं? जी, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। वो मेरी पुरानी मित्र हैं और वो बेसिकली इस बात से काफ़ी कंसर्न्ड थी कि मैं ये करना चाहता हूँ और कुछ वो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जॉब में है। इनफैक्ट वो छुट्टी अच्छा, लेकर अच्छा। के आई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अच्छा, नहीं। एक चीज़ और थोड़ा सवाल एक सवाल और है सम्यक, जी, कि क्या जी। यूपीएससी आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय भी देता है या नॉर्मल कैंडिडेट जैसा ही आपको समय मिलता है? जी, समय एक्स्ट्रा मिलता है 20 मिनट पर आवर प्रति घंटे। तो अच्छा। 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 20 मिनट पर आवर के हिसाब से 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, तो 4 घंटे हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है, हम जो सोच पा रहे हैं, और रिटन कॉपी यूपीएससी तो जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना एक आसान बात नहीं है। समय के जी, आखिरी मतलब एक तरीके से मैं सवाल भी ये आता हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? जो एक कैसे आपने चूज़ किया ऑप्शनल सब्जेक्ट को? जी। जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा। इट वाज़ आल्सो माय मास्टर्स। इसी चीज़ में मैंने जेएनयू में मास्टर्स भी किया है और इसी वजह से यही एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने इसको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे चुना। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने इससे रिलेटेड चीज़ें ही जेएनयू के अपने एमए के फर्स्ट ईयर में पढ़ गई थी। मैं इनसे वाकिफ़ था कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मेरे को कहीं न कहीं आसानी हुई। इसी वजह से मैंने इसको अपना ऑप्शन चुना। जी, बिल्कुल। सम्यक एक सवाल ये भी है कि जैसे जब आपने यूपीएससी क्लियर किया होगा, तो आप पत्रकार ही जनरली तौर पे एक तरीके से यूपीएससी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करते हैं और आप पत्रकारिता से खुद जुड़े रहे होंगे। तो जो आपके जी। तमाम दोस्तों का फ़ोन आना शुरू हुआ होगा, तो कैसा फ़ील हुआ? मतलब क्या दोस्तों के कमेंट्स थे? क्या रिएक्शंस था? जी, जी, जी। वो तो पूछ रहे थे कि आप बताइए अपना कुत्ता कहाँ घुमाने लेके जाएँगे आजकल? पीछे एक आध सीन भी हो गया था दिल्ली में। लेकिन अच्छा। ख़ैर काफ़ी काफ़ी खुश थे सभी लोग और मतलब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी कभी-कभी उन्हीं लोगों को थी। उनको देख कर के मैं ज़्यादा खुश हो रहा था कि अरे! मेरी खुशी में कोई इतना खुश है, तो शायद मुझे भी और खुश हो लेना चाहिए। और मिलने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही उनसे मुलाकात भी होगी। कोशिश रहेगी उनसे मुलाकात करने की और बस यही। जी, बिल्कुल। सम्यक मैं एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब आपका जी, रिज़ल्ट आया, मतलब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो साकी रैंक पर सम्यक जैन लिखा था। तो एक बार हम लोगों को जी। लगा कि अरे यार, ये वही सम्यक जैन तो नहीं? हमने कहा नहीं, ये सम्यक जैन कैसे हो सकता है? फिर हुँ। 4-5 दोस्तों ने कमेंट किया कि अरे यार, कि ये वही सम्यक जैन तो नहीं जो इंग्लिश जर्नलिज्म से था? तो फिर जब चीज़ें पता चला कि अरे हाँ, ये तो वही सम्यक जैन है, तो बड़ा खुशी का महसूस हुआ। तो सबसे पहले आपको पुनः बधाई, और आप दिन-ब-दिन तरक्की करें। सम्यक जी, एक चीज़ और, धन्यवाद। आप जो क्या टिप्स देना चाहते हैं कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हुँ, इंग्लिश हुँ। माध्यम के छात्रों को कैसे कंपटीशन दे सकते हैं? क्योंकि यूपीएससी में आजकल अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का बहुत बोलबाला है। इसको कैसे वो कर सकते हैं मैनेज? जी, मैं खुद वैसे अंग्रेज़ी माध्यम से था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल, ज़िंदगी जानता हूँ। हिंदी 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 माध्यम वालों को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको अपने अंदर घर नहीं करने देना है। अब की बार जो रैंक 17 है रवि कुमार सिहाग,
वो भी हिंदी माध्यम से है, और ये बहुत अच्छी रैंक है हिंदी माध्यम में। अगर इतने इस रैंक से गा सकते हैं तो मुझे लगता है एक दिन रैंक 1 भी गा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा क्या है, भाषा केवल एक माध्यम है, आपको अपने विचार सुंदर करने हैं, भाषा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने 7th रैंक हासिल की है सम्यक, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? हाँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था, बट क्योंकि मैंने मार्च 2020 में ही तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरी तैयारी उस वक्त प्रीलिम्स आते आते तक उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी कि मेरा निकल सके वो, तो मेरा हो नहीं पाया था उस वक्त। मतलब इसे माना जाए कि आपने एक साल में इस परीक्षा को इतनी बड़ी जी, सफलता मेरा हासिल फर्स्ट की। सीरियस अटेम्प्ट जिसे कह सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, तो हाँ, ये वही है। जी बहुत सही, बहुत बधाई सम्यक। और पुनः मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तमाम जो युवा हैं, तमाम हम्म, चैलेंजेस से जूझ रहे हैं और हम्म, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं सभी छात्रों धन्यवाद। से यही कहना चाहता हूँ, और हम लोगों के लिए भी आप एक तरीके से प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, क्योंकि आप हमारे बैचमेट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सम्यक, एक लास्ट सवाल ये बताइए कि जो बच्चा जी अभी हाल में ग्रेजुएशन करके निकला है और वो हम्म, यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, तो हम्म, उसकी एक सिलसिलेवार तरीके से आप क्या उसको आप स्ट्रेटजी या क्या रणनीति बताना चाहेंगे? हम्म, हम्म। क्या अपनानी चाहिए तो उसको रणनीति? जो अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो अपनी किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो है कहीं ना कहीं 2 साल का प्रोसेस है, 1 साल की तैयारी और 1 साल का एग्जामिनेशन का जो खुद का साइकिल है। तो और 2 ही साल की मास्टर्स होती है जनरली, चाहे वो साइंस साइड से हो, चाहे वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज साइड से हो। 2 ही साल की मास्टर्स होती है, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया दैट इफ यू एनरोल योरसेल्फ इनटू अ गुड मास्टर्स कोर्स। इफ नॉट, देन नौकरी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको शायद मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, जो कि मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 साल, सॉरी 4 से 5 घंटे से कम में नहीं होगा आपका दिन की पढ़ाई में। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप नौकरी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाए, कोशिश कीजिए कि अगर आप मास्टर्स में एनरोल करा पाए। साथ ही साथ आप वही स्ट्रैटेजी अपनाइए कि सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, आप 2-3 टॉपर के टॉक्स देखिए, और किताब उठाइए और शुरू हो जाइए। वही नॉर्मल किताबें एनसीईआरटी से आपको शुरू करना है, बेस आपका एनसीईआरटी से ही बिल्ड होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। यहाँ पे कुछ मार्केट में किताबें आती हैं, लक्ष्मीकांत या राजीव वहीर की, या फिर जैसे आर्ट एंड कल्चर की 3 से कहानियां हो जाती है। यही वही कॉमन किताबें हैं। आप कुछ गूगल करेंगे, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, सब लोग इन्हीं किताबों को पढ़ के आईएएस बनते हैं। जो बनते हैं वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ के बनते हैं, और जो नहीं बन पाते वो भी यही किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो बस पढ़ने का तरीका आपको ठीक करना है। किताबें इतनी कोई बड़ी चैलेंज या मुश्किल नहीं है कि कोई एक नायाब किताब आ चुकी है बाजार में, जिसको पढ़ करके लोग आईएएस बन जा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ पा रहे वो नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी मेहनत आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, किताबों पे नहीं। जी बिल्कुल सम्यक, बहुत आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये सब चीजें बताने के लिए, इन रणनीति को, इन जो एक तरीके से पहलू इनको समझाने के लिए। एक आखिरी सवाल कि तैयारी करते समय कई बार ये लगता है कि यार एक तरीके से निराशा छा जाती है, तो उस समय में आप खाली समय में आप सोशल मीडिया से लेकर या जो इंटरनेट है उसका कैसे आप सदुपयोग, या उसका जो एक तरीके से होता है क्या है ना, सोशल मीडिया में तमाम तरीके के एक आदमी प्रभावित हो जाता है, तमाम तरीके के गलत मैटर्स हैं कि आदमी क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप सोशल मीडिया से आपने कैसे दूरी बनाई, या सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते थे, या खाली समय में क्या आप क्या करते थे? सोशल मीडिया से मैंने दूरी तो नहीं एकदम कह सकते उसे, लेकिन हाँ, थोड़ा कम ज़रूर कर दिया था अपने फ़ेसबुक को, इंस्टाग्राम वगैरह को। सिर्फ़ कभी-कभी खोल करके दोस्तों के पोस्ट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया। कुछ भी नया पोस्ट करना शायद मैंने थोड़ा कम कर दिया होगा। यूट्यूब पे मैं अपना खाली समय ज़्यादा बिताया करता था। वहाँ पे कुछ कॉमेडी की वीडियोज़ वगैरह देखी, स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोज़ देखना मुझे पसंद था। नहीं तो यूपीएससी से रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर्स वगैरह जो आपको यूट्यूब पे ही प्रिपेयर करा देते हैं। तो खाना खाते-खाते या फिर फ्री टाइम में रात को सोते-सोते भी चगा गई और सुनते-सुनते सो गए। वो सब भी मैंने काफ़ी किया है, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। राज्यसभा टेलीविज़न में मैं काफ़ी देखा करता था। उसको चगा करके सो गए और सुनते-सुनते सो गए। खाना खाते वक़्त कुछ चगा गया, ये सब मैंने काफ़ी किया है। इसी तरीके से मैंने अपना खाली टाइम स्पेंड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक, आपने अपने अपना जो कीमती जी, समय वो हमें दिया। बहुत-बहुत उम्मीद धन्यवाद है ये मुझे जो चर्चा, बुलाने के लिए। बेहद मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और बहुत मज़ा कोई आया। आप, मैं उम्मीद है कि आपके दर्शकों को कुछ सीखने को मिला होगा मेरी इस छोटी-सी बातचीत से।
अगर कोई इंस्पायर होता है, अगर कोई आगे बढ़ जाता है मेरी इस बात को सुन करके, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा समय जो यहाँ पे स्पेंड हुआ काफी बड़ा था। बिल्कुल। सम्यक, एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। हमें ये लगता है कि आईएमसी के बाद सब लोग अपनी अपनी नौकरी के में व्यस्त हो गए, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो हम लोग की शायद ये पहली एक मुलाकात है आईएमसी के बाद। तो बहुत जी अच्छा जी लगा जी आपसे जी बातचीत करके। जी 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 और मुझे लगता है कि ये जो हमारा एक चर्चा है, ये जो हमारा इंटरव्यू है, जो हमारी बातचीत, ये दर्शकों को पसंद आई होगी, और इसे बच्चे और या जो एक तरीके से तैयारी करने वाले छात्र हैं वो पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जोड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।